हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और मेरे चैनल पेन पेपर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में देखेंगे। तो शैक्षिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन करें, यानी व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा को मन से संबंधित करते हुए विज्ञान की कसौटी पर आधारित करके अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया जाना ही शैक्षिक मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के शाब्दिक बनावट के अनुसार यह हिंदी भाषा के 3 शब्द युग्मों से मिलकर बना है, जैसे शिक्षा जोड़ मनो और जोड़ विज्ञान, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा की समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण तथा अन्वेषण करती है, यानी कि उसके बारे में डिस्क्राइब करती है, उसका एनालिसिस करती है और फिर उसको सर्च भी करती है। शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों की क्षमताओं, प्रकृतियों, विशेषताओं और उनके विकास के नियमों तथा विधियों की जानकारी का भी अध्ययन करता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान छात्रों के बारे में भी सोचता है, उनकी विशेषताओं के बारे में भी देखता है। अब हम देखेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या क्या हैं। क्रो एंड क्रो ने भी इसकी एक परिभाषा दी है। क्या है देख लेते हैं। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है। अब एक परिभाषा स्किनर के अनुसार भी देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान वैसे अध्ययन को प्रस्तुत करता है जिसमें शैक्षणिक तत्वों या विचारों की अधिकता होती है। इस प्रकार परिभाषा से स्पष्ट है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान का वैसा भाग है जो शिक्षा पर आश्रित है। अब प्रश्न के आधार पर हम शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रकृति का भी अध्ययन करेंगे, यानी कि शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रकृति या नेचर। पहला है वैज्ञानिक प्रकृति या साइंटिफिक नेचर। जहाँ कहीं भी मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ निश्चित रूप से शिक्षा का प्रभाव देखने को मिलता है। विशेषकर जब शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात आती है तो वहाँ निश्चित रूप से निष्कर्ष की प्राप्ति के पहले वैज्ञानिक विधियों द्वारा उसका पूर्णतः जांच कर लिया जाता है, ताकि किसी प्रकार की कमी होने का प्रश्न नहीं हो। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। दूसरा, सोशल नेचर या सामाजिक प्रकृति। शिक्षा का प्रत्यक्ष संबंध समाज से होता है और समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक तरीके से ही अपने व्यवहारों को प्रदर्शित करना पड़ता है, जो समाज के लिए अनुकरणीय होता है, यानी समाज उसका अनुकरण करता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति हम कह सकते हैं कि सामाजिक है। तीसरा है एजुकेशनल नेचर या शैक्षणिक प्रकृति। अपने कार्यों को मनोविज्ञान तभी पूरा करता है जब वह शिक्षा से युक्त हो। शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों ही व्यक्ति को मानसिक रूप से इस लायक तैयार करता है कि वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, लेकिन शिक्षा का समावेश उसमें होना चाहिए जिससे कि बालक में शैक्षणिक व्यवहारों के प्रति आकर्षण बना रहे। अतः मनोविज्ञान की प्रकृति शैक्षणिक भी मानी जाती है। अगला पॉइंट है निरीक्षणात्मक प्रकृति या ऑब्जर्वेटरी नेचर। इसके अंतर्गत उन सभी बातों को शामिल किया जाता है जो विभिन्न प्रकार के जांच या निरीक्षण के पश्चात निष्कर्ष के रूप में सामने आता है, जिसकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षक मनोविज्ञान की प्रकृति निरीक्षणात्मक है। अगला पॉइंट है व्यवहारिक प्रकृति या बिहेवियरल नेचर। चूँकि मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहारों को अधिक प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, क्योंकि मानव व्यक्तित्व उसके व्यवहारों के रूप में ही सामने आता है। यह शिक्षा का ही परिणाम माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति के मानसिक व्यवहारों को शिक्षा के द्वारा ही
सुविचारित एवं सुस्पष्ट बनाया जा सकता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति व्यवहारिक होनी चाहिए तथा युक्ति संगत भी होनी चाहिए। छठा है लोचदार प्रकृति या फ्लेक्सिबल नेचर। चूँकि शिक्षा शास्त्र का संबंध मनोविज्ञान के उन भागों से है जिसमें शिक्षा को मनोवैज्ञानिक तरीके से परिभाषित किया जाता है तथा इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक पद्धतियों को शामिल किया जाना चाहिए। समाज में होने वाले बदलावों को दृढ़तापूर्ण तरीके से लागू नहीं किया जा सके तो समाज की बनावट में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न भी नहीं होनी चाहिए एवं समाज का सिद्धांत भी चलता रहना चाहिए। यह तभी संभव है जब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति समय के अनुसार परिवर्तनशील हो सके, अर्थात इसकी प्रकृति लोचदार हो। अब अगला पॉइंट है विकासशील या डेवलपिंग नेचर। आज का समय वैज्ञानिक समय माना जाता है और इस समय में विकास के संपूर्ण आयामों को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा मनोविज्ञान ही विकास के क्रमबद्ध रूप को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा को मनोवैज्ञानिक तरीके से व्याख्या करते हुए नए रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें विकास की संभावनाएं अधिक दिखती हैं और मानव स्वभाव भी विकास की ओर ही स्वयं को प्रेरित करता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विकासशील मानी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान की विभिन्न प्रकृतियां हैं। अब हम शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र भी देख लेते हैं, यानी स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहारों से संबंधित सभी क्रियाकलापों से संबंधित है जो उसके परिवेश से भी संबंध रखता है और यह कहना मन का है। अब हम देखेंगे कि शैक्षिक मनोविज्ञान का कौन कौन सा क्षेत्र है। तो पहला क्षेत्र है मानवीय या मानव विकास का क्षेत्र, दूसरा है अधिगम का क्षेत्र, अगला पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य का क्षेत्र, फिर नेक्स्ट है व्यक्तित्व तथा समायोजन का क्षेत्र, वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित क्षेत्र, मापन और मूल्यांकन का क्षेत्र, अध्ययन विधि का क्षेत्र। तो इस प्रकार शैक्षिक मनोविज्ञान के अनेक क्षेत्र हैं और जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। अंत में हम निष्कर्ष देना नहीं भूलेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान में उसके क्षेत्र एवं प्रकृति का अध्ययन करने पर जो निष्कर्ष परिलक्षित होता है वह यह कि शिक्षा का क्षेत्र विकासशील, व्यवहारिक, लोचदार एवं निरीक्षण करने वाला है। और जब शिक्षा शास्त्री शिक्षा को मनोविज्ञान के साथ जोड़ते हैं तब यह विज्ञान मानव क्रियाओं एवं व्यवहारों का सापेक्ष एवं अर्थपूर्ण विज्ञान माना जा सकता है, यानी जिस विज्ञान का कोई अर्थ निकले या जिस शिक्षा का विज्ञान से संबंध हो। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए।